Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. So, dear student, before 2 days I taught you a Hindi textbook lesson number 6 सत्य का साथी. तो आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी ग्रामर की टेक्स्टबुक का 8 चैप्टर सर्वनाम. इससे पहले बेटा देखो मैंने फर्स्ट से लगाकर 7 तक आपको ग्रामर में सारे चैप्टर्स ऑनलाइन स्टडी में पढ़ा दिए हैं. ओके, आई होप आप सबके पास 7 चैप्टर्स की सारे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होंगे. तो आज हम अपना न्यू चैप्टर सर्वनाम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो चलिए सर्वनाम पढ़ने से पहले, किसी भी चैप्टर को ग्रामर में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, उसकी परिभाषा. तो बच्चों बहुत अपनी प्रीवियस क्लास में आप बहुत बार पढ़ चुके हो संज्ञा. संज्ञा अच्छे से डेफिनेशन जानते होंगे. किसी भी नाम, वस्तु, जगह, प्राणी, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा. तो संज्ञा नहीं पढ़ रहे हैं हम, मैंने सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन किया है कि देखो किसी की नाम, किसी वस्तु, किसी प्राणी, इसकी जगह पर कुछ अलग से वर्ड्स यूज करते हैं हम, जैसे कि वे, ये, तुम, हम. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें नाम की जगह पे यूज करने पड़ते हैं. जैसे देखिए एक 2-3 लाइन में आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे राम कक्षा का सबसे होनहार लड़का है. राम कक्षा 5वीं में पढ़ता है. राम सभी टीचर्स का बहुत प्यारा है. तो ये एक पैराग्राफ है. इसमें बार बार जब राम नाम आ रहा है तो भाषा की दृष्टि से क्या होता है, अनुचित होता है, यानी कि उचित नहीं होता, सही नहीं होता. तो इसी से लाइंस को हम अगर यूं लिखे कि राम सबसे कक्षा का सबसे होनहार लड़का है, राम जो है वो वह सभी अध्यापक का सबसे प्रिय है, तो हमें राम की जगह कभी कभी उसको वह भी रिप्लेस करना पड़ता है. भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से वो उचित होता है, तो राम के लिए वह यूज करना पड़ेगा. ओके, तो इसी तरह से सर्वनाम जो है वो संज्ञा की जगह पर हमें प्रयोग करना पड़ता है. तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम परिभाषा. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संख्या के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम. ओके, सर्वनाम के देखो बेटा 6 भेद होते हैं. हाउ मेनी? 6 टाइप. आपने पिछली प्रीवियस क्लास में हो सकता है 4 पढ़े हो, लेकिन अभी आप 5th क्लास में हो, तो जैसे जैसे आप अपनी क्लासेस में आते जाते हो उनके भेद आपके डिटेल्स में पढ़ने को मिलते हैं आपको. तो यहाँ आपको पढ़ने हैं 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. ओके, तो आपके देखो सबसे पहले सर्वनाम की 6 भेदों में सबसे पहला भेद हम जो पढ़ेंगे वो है पुरुषवाचक सर्वनाम. कौन सा है? पुरुषवाचक. ठीक है, पर्सन. अब पुरुष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्सन. और जब भी पर्सन की बात आती है तो पर्सन, हाउ मेनी पर्सन? 3 पर्सन है ना. 3 पर्सन होते हैं. इंग्लिश में भी आप पढ़ते हो जब पर्सन, तो 3 पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. तो यहाँ पर भी सेम थिंग है बेटा. हिंदी में भी देखो पुरुषवाचक यानी कि पर्सन जो होते हैं, यानी उत्तम पुरुष, इस उत्तम पुरुष को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी कि हम. ओके, हम जब हमारे बारे में बात करते हैं तो वहां हम अपने फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष बोलते हैं उसको. तो उत्तम पुरुष में कौन कौन से वर्ड आते हैं, देखिए मैं, हम दोनों, ये वर्ड जो है किसमें आते हैं, उत्तम पुरुष में. ओके, आप सब वर्डिंग पे ध्यान देना, क्योंकि जो एग्जाम्पल हमारे सामने आएगा, एक्सरसाइज आएगी, उसमें ये वर्ड्स आएंगे तो आपको पहचानना होता है कि कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम. उसके बाद आपका आता है मध्यम पुरुष. मध्यम पुरुष बोलते हैं सेकंड पर्सन को, है ना. सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे होते हैं. सेकंड पर्सन कौन होता है, देखिए मैं और आप बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन हमारे दोनों के बीच में है, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन एंड यू आर द सेकंड पर्सन, यानी मैं उत्तम पुरुष हूँ और आप मध्यम पुरुष हो. तो मध्यम पुरुष में देखो तुम दोनों और तुम सब, ये 3 वर्ड्स आते हैं. तुम दोनों और तुम सब. ओके, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तुम दोनों और तुम सब. ओके, और नाउ द थर्ड पर्सन यानी कि प्रथम, इसको उत्तम या अन्य पुरुष भी कहते हैं. आपकी टेक्स्ट बुक में अन्य पुरुष लिखा हुआ है, तो डोंट बी कंफ्यूज. उसको अन्य पुरुष भी कहते हैं, इसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं, और इसको हम मीन्स थर्ड पर्सन, इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं, तो थर्ड पर्सन भी कहते हैं. ओके, तो थर्ड पर्सन में देखो कौन होता है बेटा, न तो मैं न तुम. अब हम दोनों जब अगर किसी और के बारे में बात करेंगे तो वो होता है हमारा थर्ड पर्सन. तो कौन कौन होते हैं, वह, वे सब, यह, ये सारे वर्ड किसमें आते हैं, आपके अन्य पुरुष में, थर्ड पर्सन में. ओके, वह, वे सब, यह, ये, तो ये है आपके थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष के सारे वर्ड्स. ओके, आपको इंपॉर्टेंस जो है वो देना है, जो वेटेज देना है वो इन वर्ड्स पे देना है, क्योंकि आपको यही पहचानना है. ओके, ये हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम. देखो एक एग्जांपल बता दूं, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है, जैसे उत्तम पुरुष का है, तो मैं कल मुंबई जाऊंगा,
ठीक है। तो मैं कल मुंबई जाऊंगा, तो वर्डिंग किससे स्टार्ट हुई है? मैं। ओके, तो मैं कल मुंबई जाऊंगा, तो आपको तो पूछा जाएगा कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो आप क्या बोलोगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि मैं आया है। ओके, देन नेक्स्ट मध्यम पुरुष। तुम कहाँ जा रहे हो? वैसे तुम कहाँ जा रहे हो तो क्वेश्चन मार्क है, तो प्रश्नवाचक में चला जाएगा। जैसे हम इसमें भी बुक से ही हम देख लेते हैं एग्जांपल्स, देखिए आपको भी इजी रहेगा समझने में। जैसे देखिए मध्यम पुरुष में आपको दे रखा है ये वर्ड्स, देखो ये एग्जांपल्स भी दे रखे हैं आपको। एग्जांपल यहाँ नहीं है लेकिन फिर भी बता दूं आपको, जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तुमको, आप, आपको, ये सारे जो वर्ड्स है वो मध्यम पुरुष में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कब आओगे, तुम कब जाओगे। तो तुम से स्टार्ट होने वाला वर्ड जो है, या तुम दोनों से, तुम दोनों कहाँ जाओगे, तुम दोनों कब पढ़ोगे, लाइक दैट। या तुम सब क्या कर रहे हो, या तुम सब कब जाओगे, कुछ भी जैसे वर्ड स्टार्ट होते हैं और आपसे पूछा जाए तो कि ये कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो आप क्या बोलोगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, और ये है आपका प्रथम पुरुषवाचक यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वह, वे सब, यह, ये आपके यहाँ पे दे रखे हैं। ये एग्जांपल्स तो नहीं है, वर्डिंग्स दे रखे हैं, और इन वर्डिंग से शुरू होने वाला कोई भी जो सेंटेंस होगा तो वहां पर आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। एक बात और बता दूं पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये बीच में नहीं आएंगे। जब कोई भी सेंटेंस आपके आएगा ना, तो उसमें सबसे पहला वर्ड यही आएगा। जैसे मैं आएगा तो मैं, हम दोनों, तुम दोनों, तुम सब, वे सब, यह, ये। तो ये जो है वो यहाँ पर स्टार्टिंग में आएगा और फिर पीछे सेंटेंस होगा पूरा, तो हमें पता चल जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। और वैसे भी वर्डिंग को देखकर हम इजीली गेस कर पाएंगे कि कौन सा सर्वनाम है। ओके, इतना एक्सप्लेन कर दिया, तो और आप एक्सरसाइज जब करोगे तो और एक्सप्लेन कर दूंगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ द सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए बेटा, ये निश्चयवाचक, निश्चय मतलब फिक्स होता है ना। निश्चय एक नाम से पता चलता है कि निश्चय का मतलब क्या होता है? फिक्स, यानी कि जहां पर हमें कोई भी चीज या कोई भी वस्तु फिक्स होती है, यानी उसके बारे में निश्चित रूप से हमें पता होता है कि वही है, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। देखिए आप टेक्स्ट बुक में देखिए, जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, प्राणी की ओर संकेत करते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए अब मैं एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यह मेरी साइकिल है, ठीक है, यह मेरी साइकिल है। अब आपको अच्छे से पता है कि मेरी साइकिल कौन है, 10 साइकिल पड़ी होगी वहां पर, लेकिन आप अपनी साइकिल को इजीली पहचान लेते हो और आप उसको हाथ रख के बोलेंगे कि ये मेरी साइकिल है। यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहता है। जहां पर हमें कोई डाउट नहीं रहता है, जहां पर फिक्स होता है, वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, देखिए नेक्स्ट है वह बस है। अब देखो कार पड़ी है, साइकिल पड़ी है, बस पड़ी है, एरोप्लेन पड़ी है, सब बहुत सारे थिंग्स पड़े हैं। तो आप अच्छे से जानते हो कि उसमें से एरोप्लेन कौन सी है ना। तो आप अच्छे से जानते हो जब फिक्स है कि यही एरोप्लेन है, तो आप वहां पर कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम कहोगे कि हम जानते हैं कि फिक्स ही है कि भाई यही है ना, वहां किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। जैसे ये बुक है, ठीक है, ये बुक है तो दिस इज माय बुक, यह मेरी किताब है। और फिक्स है कि ये मेरी ही किताब है, आपकी तो है नहीं। श्योरिटी है, जहां पर श्योरिटी होती है वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, नाउ नेक्स्ट, जस्ट इसका बेटा अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है? फिक्स होता है, श्योरिटी होती है, हम बिल्कुल डाउट नहीं होता है। वहां पर ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। देखो यहाँ पे निश्चयवाचक है और ये इसका अपोजिट है अनिश्चयवाचक। तो ये इसमें क्या होता है? इसमें डाउट होता है, संदेह होता है, कोई भी फिक्स नहीं होता है। जैसे देखो निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध इसमें नहीं होता है। हम नहीं जानते कि वही फिक्स पर्सन है, हम नहीं जानते कि फिक्स वही चीज है ना। जैसे देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको बुक से। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल आप देखो, अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे देखो, सड़क पर कोई बैठा है, सड़क पर कोई बैठा है। देखिए हम यहाँ खड़े हैं,
हमारी नजरें मे भी आधा किलोमीटर तक तो हम देख ही सकते हैं, हाफ किलोमीटर तक हम देख सकते हैं, तो बहुत दूर कोई पर्सन बैठा है। अब वो हम ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि वो कोई बैठा है, लड़का है, लड़की है या कोई, बस हम ये जानते हैं कि वहां पर कोई बैठा है, हमें दूर से दिख रहा है। तो वहां बेटा कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहां पर आपको सिर्फ पता है कि वहां कोई बैठा है, परंतु आपको ये पता नहीं होता कि वहां पर कौन बैठा है। इसके विपरीत अगर देखो, मैंने अगर ये सेंटेंस बोला होता कि वहां एक लड़की बैठी है, तो ये फिक्स है कि वहां पर कौन बैठा है? लड़की। तो वहां कौन सा सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक। बट मैंने आपको ये बोला है कि वहां कोई बैठा है, यानी कि फिक्स नहीं है कि कौन है, तो वहां पे कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक और एग्जांपल सुन लीजिए इसका। मेहमानों के नाश्ते के लिए कुछ लाओ। हमने घर में किसी को पैसे दिए और उसको बोल दिया है, आपके पापा मम्मी ने ही आपको पैसे दिए कि बेटा कुछ लेके आओ। अब आप मार्केट में जाओगे, आप वहां पर सोचोगे कि मम्मी पापा ने तो ऐसे बोला है कि कुछ लाओ। अब कुछ के अंदर का क्या होता है? कुछ के अंदर तो आप कुछ भी ले आओगे, कुछ भी नाश्ता, 100 नाश्ते की चीजें मिलती है, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो कि हम क्या लें। तो जहां पर कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है ना बेटा, वहां पे होता है अनिश्चयवाचक। अब अगर आपको मम्मी पापा ने पैसे दिए होते हैं और आपको बोला होता कि जाओ मार्केट से, यानी बाजार से एप्पल या फिर केले या कुछ भी फ्रूट्स का एक नाम लिया होता, तो आप वहां जाके कोई कंफ्यूज नहीं होते, आपको सीधा जाना है, वहां से केले उठाने हैं। तो वहां पर जब फिक्स होता है कि केले लाने हैं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। जब पापा मम्मी ने ये बोला है कि कुछ लेकर आ जाओ, यानी कि डाउट है कुछ में क्या लाए, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके बेटा, ओके बेटा। तो आई होप आपको पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फोर्थ, हमारा टाइप ऑफ फोर्थ सर्वनाम के चौथा नंबर का जो भेद है वो है आपके संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। संबंधवाचक, संबंध यानी कि रिलेशंस। देखो दो वर्ड्स होते हैं, दोनों में क्या रिलेशन है, वो जहां पर रिलेशंस ऐसा कुछ होता है ना, वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। देखिए बहुत इजी है इसको पहचानना, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखो कभी कभी बेटा है ना, आपको पढ़ने में आता है, हिंदी टेक्स्ट बुक में बहुत बार पढ़ते हो ऐसे सेंटेंस की, जैसी करनी वैसी भरनी। एक ही सेंटेंस में एक जैसे दो वर्ड्स आते हैं, जैसी और वैसी। जो करेगा वो भरेगा। ओके, तो जो बोओगे वैसा पाओगे, ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स आते हैं ना, पढ़ते हो ना हिंदी टेक्स्ट में, बहुत बार पढ़ने में आते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा वही भरेगा, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह से जो सेंटेंस पढ़ने में आते हैं, जहां पर एक ही सेंटेंस में दो वर्ड्स का कनेक्शन होता है एक दूसरे के साथ, तो वहां पे कौन सा सर्वनाम होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसको बेटा पहचानना बहुत ही इजी है आपके लिए। पूरे सेंटेंस में दो वर्ड एक जैसे मिलेंगे आपको। आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसे देखो बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे देखो जैसी करनी वैसी भरनी, रेड कलर में जो वर्ड्स है, उन दोनों वर्ड्स का एक दूसरे के साथ रिलेशंस है। तो जहां पर दोनों एक ही सेंटेंस में दो वर्ड्स ऐसे आए जिसका एक दूसरे के साथ संबंध होता है, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम मतलब कहा जाता है। और सेकंड एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे, देखिए जो करेगा वही भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस टाइप का अगर आपके कोई सेंटेंस आता है तो आप बहुत इजीली गेस कर पाओगे कि वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रश्नवाचक। यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्रश्नवाचक का चिन्ह आप अच्छे से जानते हो, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है ना, ये आप अच्छे से जानते हो कि ये है आपका क्वेश्चन मार्क। जिस भी सेंटेंस के पीछे ये लगता है वहां पे कौन सा सर्वनाम होता है? प्रश्नवाचक। और सिर्फ मतलब सर्वनाम नहीं, आगे जितना भी आप पढ़ोगे, जैसे आगे विशेषण पढ़ोगे, आगे क्रिया पढ़ोगे, किसी में भी, तो प्रश्नवाचक को पहचानने के लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जहां पीछे ये आपके साइन आपको दिखता है, चिन्ह दिखता है, वहां पे इजीली पहचान लेते हो। और वैसे भी जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्न तो बहुत सारे होते हैं, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ये सारे क्या है? प्रश्न। आपसे कोई भी पर्सन अगर प्रश्न करता है तो आपको पहचाना बहुत इजी है, ये हमको क्वेश्चन कर रहा है। तो बस जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो बहुत इजी है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। जहाँ पीछे चिन्ह देखो आप अच्छे से पहचान लोगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, सॉरी। नाउ नेक्स्ट है निजवाचक। अब निज का मतलब देखो, ये आप वर्डिंग पे ध्यान दो, वर्डिंग को जैसे पहचानोगे ना वैसे आपको सर्वनाम को भी पहचान लोगे। निज का मतलब होता है अपना। निज का जो अर्थ होता है ना वो होता है अपना। तो देखिए निजवाचक सर्वनाम में जहां पर ये सारे वर्ड्स देखो, आप फोकस सिर्फ वर्डिंग पे करना है इसके। जहां पे स्वयं आए सेंटेंस में, अपने आप, खुद, स्व, ये पांचों जो वर्ड है वो सब इस निज के पर्यायवाची है।
निज का मतलब होता है अपना, और इस अपना के सारे प्रत्ययवाची देखिए स्वयं यानी खुद, अपने आप यानी मैं खुद, आप यानी अपने आप के लिए, जब रेस्पेक्ट इस वर्ड्स का यूज करते हैं हम अपने आप के लिए तो आप कहा जाता है, खुद खुद हम स्वयं के लिए ही बोलते हैं, और स्वतः यानी अपने आप। तो ये सारे वर्डिंग जब हम खुद के लिए ही यूज करते हैं तो निज का मतलब ही क्या होता है अपना, और अपना के ये सारे प्रत्ययवाची है। जब सेंटेंस में आपको इस तरह से कि ये मैं स्वयं कर लूंगा, मैं अपने कपड़े स्वयं धोती हूँ, तुम छोड़ो मैं अपने आप कर लूंगी, मैं अपना काम अपने आप करती हूँ, या आप मीन्स जैसे रेस्पेक्ट कोई भी बड़ा होता है तो उसके लिए हम आप वर्डिंग यूज करते हैं। तो ये खुद, मैं खुद से करती हूँ, मैं अपने कपड़े खुद से धोती हूँ, मैं अपना खाना खुद से बनाती हूँ। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जहां पर खुद आता है, तो वहां पर भी कौन सा निजवाचक सर्वनाम। और स्वतः, मैं अपना कार्य स्वतः करती हूँ, मैं स्कूल स्वतः पैदल जाती हूँ, या फिर मैं अपना कपड़ों की जो आयरन है वो स्वतः करती हूँ। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर ये वर्डिंग आते हैं, स्वयं, अपने आप, खुद और स्वतः। तो देखिए बेटा ये इसमें एग्जाम्पल्स भी आपको दे रखे हैं, बहुत सारे हैं, नीचे देखो निजवाचक में। जैसे मनन स्वयं विद्यालय चला गया, इस कार्य को मैं आप कर लूंगा, आप मीन्स अपने आप, है ना, वह अपने आप सामान खरीद कर लाएगा, तुम खुद इसके जिम्मेदार होंगे। अब तो स्वतः ही उत्तर देगा, स्वतः का मतलब ही अपने आप ही होता है। ओके, तो यहाँ पर हर वर्डिंग का एक एग्जांपल दे रखा है। तो आई होप बच्चों की 6 जो टाइप्स थे आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ बहुत शॉर्टली, है ना। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष जो होता है सेकंड पर्सन, और अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, है ना। उसके बाद आपकी सेकंड जो सर्वनाम था वो था निश्चयवाचक, जहाँ पे श्योरिटी होती है, जहाँ पे फिक्स होता है। अनिश्चयवाचक बिल्कुल उसका अपोजिट होता है, जहाँ पे किसी भी चीज की कोई श्योरिटी नहीं होती है, हमें पता ही नहीं होता है कि वो क्या है, बस पता होता है कि है कोई वहां पर, लेकिन पता नहीं होता कि क्या, तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, फोर्थ आपका जो काइंड था वो था संबंधवाचक, जहां पर एक ही सेंटेंस के अंदर 2 वर्ड ऐसे हो जिसका एक दूसरे के साथ संबंध हो, वहां पे संबंधवाचक। प्रश्नवाचक अगेन, जहां पर हमको क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, और पीछे ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है वहां होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट 6th लास्ट निजवाचक सर्वनाम, जहां हम स्वयं अपना कार्य खुद करते हैं, अपने आप करते हैं, वहां पे कौन सा सर्वनाम होता है निजवाचक सर्वनाम। इसके आगे बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो है यहाँ पर ये थिंग्स दे रखे हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, तो ये एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप अपने आप पढ़ लेना, ठीक है। एक वचन बहुवचन इस तरह से दिए हुए हैं आपके, तो आपकी जो फोकस डालना है वो इन 6 काइंड, मतलब ये आपके भेदों पे ही डालना था। तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया आपको। आई होप आपको ये 6 पेज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी आप एक्सरसाइज वगैरह टेक्स्ट बुक में मैं आंसर शीट आपको फिल करके और फिर भेज दूंगी। ओके, थैंक यू।